अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 18 तक MCQ सॉल्व किए थे। आज मैं 19 से लेकर 27 तक मैं सॉल्व करूँगा, 19 से 27 तक। और फिर एक लास्ट वीडियो 2-3 दिन के बाद बनेगी, मैं अपलोड करूँगा। वो फिर लास्ट वीडियो होगी 27 से 28 से 40 तक। तो आज हम सॉल्व करेंगे 19 से 27 तक MCQs। तो इसको आपने गौर से देखना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें कुछ MCQs होते हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दे। जिस तरह एक 18 नंबर MCQ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें आप डायरेक्टली बता सकते थे कि साउंड वेव। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर MCQ के लिए 50 सेकंड होते हैं। तो कुछ MCQ आपको लगता है कि ये तो 3 मिनट में सॉल्व होते हैं या 2 मिनट में सॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह ये है कि आपके कुछ MCQ 2 सेकंड में भी तो सॉल्व होते हैं ना। तो ये इंटरेस्ट वालों को पता होता है कि अब ये 40 MCQ है, इसके लिए सपोज 40 मिनट है तो एक मिनट लगता है। लेकिन इसमें उसको पता है कि ये 10 MCQ है ना, उस पर एक मिनट नहीं, इस पर 2-2 सेकंड लगेंगे। तो फिर वो 10 MCQ ऐसे बनाएंगे जिस पे 2-2 मिनट लगेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हाँ, टीचर के लिए तो वो डायरेक्टली जहन में देख के वो एक, अब इसके लिए जो 19 नंबर MCQ आपको सामने नज़र आ रहा है, एक सोल्यूशन है। लेकिन आपने भी इतनी सोल्यूशन नहीं करनी है, तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी मैंने लिखी है। मतलब मैंने ये गिवन डेट है, ये चीज़ें भी लिखी है। ये तो आपने लिखना ही नहीं है, आपने तो डायरेक्टली सिर्फ एक फॉर्मूले में पुटिंग करके यहाँ से आपको पास डायरेक्ट ले आएगा। हाँ, दूसरा टीचर को ज़्यादा उसकी एक्सपीरियंस होती है, उसको तो डायरेक्टली भी पता चल जाता है। मतलब मैं यहाँ से देख के मैं कहता हूँ यार ये V भी पॉसिबल नहीं है और ये 3V/4 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी उससे कम वेलोसिटी होनी चाहिए। सॉरी, ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए या इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मास अब कम है, एक पार्ट का है। तो अगर मास एक पार्ट का है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो हमारे लिए है ना। तो आपने कुछ MCQs की सोल्यूशन करनी है, जिस तरह ये वाला है। तो वो इसमें आपने ये नहीं करना कि तो 2 मिनट का या 1.5 मिनट का वो सोल्यूशन है। तो वो जो 18 नंबर था वो तो 2 सेकंड का था ना, तो ये आपके पास थोड़ी बहुत टाइम लेगा। लेकिन आपने डरना। इसके बाद जो MCQ फिर वो फिर से एक मतलब 1 सेकंड में होगा, एक स्टेटमेंट है जो आपको आना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं 19 नंबर MCQ जो जहाँ पर ट्रिक होंगे तो मैं बताऊँगा, सोल्यूशन होंगे वो भी बताऊँगा। जो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसी तरह आप कर सकते हो। लेकिन इन टेस्ट में सारे ट्रिक MCQ आते हैं जो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये देख लेना कि 19 नंबर MCQ है ये। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट नहीं आप पास करके अपने साथ लिख सकते हो। तो कि ए शेल ऑफ मास, के एक शेल है, उसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v के साथ जा रही है। सडनली ब्रेक हो गए 2 पीसेस में। एक पीस m/4 हुआ तो वो तो स्टेशनरी है, वो तो रेस्ट में आ गया। दूसरा पीस उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो दूसरे जो पार्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपने ये फाइंड करना है। तो देखो ना, पहले आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से है कि आपके पास जो पहले मोमेंटम थी वो मास और v थी, mv थी। तो बाद में मोमेंटम वही रहेगी। तो बाद में जो मोमेंटम होगी उसका बाद में जो मास है वो तो कम है, क्योंकि एक पार्ट का है। तो उसकी जो वेलोसिटी है, मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी मस्ट इस v से ज़्यादा होगी। तो ये ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। ये सी नंबर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो v से भी कम है। तो या b होगा या d होगा। b भी तो उस केस में होता b जब ये मास बिल्कुल हाफ हो जाता तो फिर उसकी वेलोसिटी, मास हाफ हो जाती, वेलोसिटी डबल हो जाती। ये b फिर ऑप्शन था। लेकिन m/4 है, तो देखो ना, बगैर साल के आपको पता होना चाहिए कि ये डी नंबर ऑप्शन होगा, डी। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। सोल्यूशन ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये मास m है और वेलोसिटी v है एक बॉडी की। वो सडनली ब्रेक हुआ तो मतलब m/4 पार्ट उसने मेंशन है कि m/4 पार्ट स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो अब आपने उस दूसरे पार्ट का मास कितने वो आपने खुद से फाइंड करना। तो वो तो आसान है ना, m आपको गिवन है, m से m/4 पार्ट एक निकल गया तो बाकी कितना बचा। तो उस m में से ये वाला माइनस करो, इतना पार्ट, तो ये वाला पार्ट रह गया, m माइनस m/4 ये वाला पार्ट रह गया। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v डैश है, ये v डैश हमने फाइंड करनी। तो बिफोर कोलिजन एक्सप्लोजन और बाद में, आप इसको एक्सप्लोजन क्या होता है या जो भी है, या कोलिजन कह सकते हो। तो बिफोर कोलिजन या बिफोर एक्सप्लोजन आपके पास और आफ्टर और बिफोर ये सेम रहती है मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्व रहती है। तो mv बिफोर उसका जो ब्रेक नहीं हुआ था तो mv मोमेंटम था। बाद में उसकी इस पार्ट की मोमेंटम तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। और m माइनस m/4 की वेलोसिटी v डैश होगी। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये वजह है, यहाँ पर m कॉमन लो तो m कैंसिल, और यहाँ पर फिर 1 माइनस 1/4 की सिम लो 3/4 आते हैं। v डैश आपने फाइंड करने, v डैश तो 4 यहाँ पर और 3। कुछ बच्चे यहाँ पर सॉल्व करके यही 3/4 ये सी नंबर ऑप्शन लिख देते हैं। मैंने कहा ना सी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर 20 नंबर है, तो 20 नंबर पे टाइम नहीं लगेगा, सोल्यूशन नहीं होगी।
तो 20 नंबर को देख सकते हो आप। ए वायर कैन सस्टेन द वेट ऑफ, एक वायर है जो जिसको आपने 20 किलोग्राम वज़न उसके साथ लटक रहा है। तो इफ़ द वायर इज़ कट इनटू टू, अगर आपने 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो फिर उस एक एक पार्ट कितना कितना वेट बर्दाश्त कर सकेगा। इसमें यह कह रहा है कि आपके पास एक वायर है वो 20 किलोग्राम बर्दाश्त कर रहा है। तो अगर उसी वायर को आपने 2 हिस्सों में कट कर दिया, 2 हिस्सों में, तो फिर वो कितना कितना वेट बर्दाश्त करेगा। तो अगर एक वायर है तो आपकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है तो वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ से बना है, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो उसका एरिया कितना है। तो ये वही एक वायर तो उसको जस्ट आपने कट कर दे तो एरिया भी वही है, मटेरियल भी वही है। तो अगर एरिया भी वही है और मटेरियल भी वही है तो अगर उस एक वायर तो उस पर 20, तो इसमें भी एक पे कितना 20 किलोग्राम ही आएगा। तो आपके पास इसमें जो ऑप्शन है वो 20 किलोग्राम है, क्योंकि ये वायर डिपेंड करते हैं उसके एरिया मतलब मोटा है या पतला है, और डिपेंड करते कि वो किस नेचर का है। तो वो एक ही वायर तो उसको आपने ब्रेक किया, तो मतलब एरिया भी सेम है और वो वायर की जो नेचर है वो भी सेम है। तो इसमें ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ, ये 21 को भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 2 ब्लॉक्स है ए एंड बी हैविंग मासेस 3 kg, दोनों का 3 और 4 kg मासेस है, आपने किसी हाइट पे ऊपर लेके गए हो, तो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए टू बी क्या होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पर बच्चों डायरेक्टली वहाँ पर प्रेशर में होते तो दे के बगैर सॉल्व कर देते। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि ये मास पे डिपेंड, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मास पे डिपेंड नहीं करता तो ये आपके पास इसमें अगर चाहे 3 kg 4 kg या 4 kg 5 kg हो, जो भी होगा, तो उसकी रेशो क्या आएगी 1:1 ही आएगी। सी नंबर ऑप्शन है। तो देखो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस चीज़ के इक्वल है, इसमें आपके पास मास नहीं, ये जो है वो प्लेनेट है जिस मतलब एक अर्थ है उसमें आपने 2 मासेस ऊपर कर दिए, तो ये उस जिस प्लेनेट पे आप खड़े हो उस पे डिपेंड करते हैं, उसके मास पे। दूसरा उस जो प्लेनेट है उसकी रेडियस पे और जी पे डिपेंड, जी तो कांस्टेंट है। हाँ, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इस मास पे डिपेंड करती है, इस मास पे। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती फिर तो 3:4 होती या 4:3, मतलब यहाँ पर है ए टू बी, हाँ तो 3:4 होती। लेकिन यहाँ पर अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होती है। तो अगर इसको मास पे डिवाइड करो तो ये वाला आते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास या डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। तो अगर मास पे डिपेंड नहीं करता तो 1:1 आएगा। तो देखो ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, आपने तो डायरेक्टली अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा किसका 1:1 आएगा। तो ये देखो ना, इस एक पे आपका थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा मोमेंटम पे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी आप लो तो खैर है, और बाकी फिर ये 3 MCQ है तो उस पर टाइम नहीं। हाँ, 22 भी बगैर साल के भी आप कर सकते हो। तो ये आपके पास है एक MCQ है कि हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दिस मीन्स। तो ये क्वेश्चन 22 में आप देख सकते हीट एंड वर्क इक्विवेलेंसी। तो ये मैंने लिखा जेम्स जॉल स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क। तो ये एक है कि आपके पास ये आपके बुक में भी है कि वर्क इज डायरेक्ट रिलेशन टू हीट। ये तो ये एक आपके पास वो इक्विवेलेंस का है, हीट एंड वर्क का, तो इक्विवेलेंसी है। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर है। बी नंबर क्यों है? व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी वी सप्लाई हीट टू इट। अगर हमने एक बॉडी पे वर्क करना है तो हमने उसको हीट देना होता है, उतना ही हीट देना जितना हमने उस पर वर्क करना होता है। तो हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, दिस मीन्स, तो इसका मतलब यही है। तो आपके पास ये ऊपर वाला नीचे वाले क्यों नहीं है? तो आप देख सुने, व्हेन वी सप्लाई हीट टू ए बॉडी वी डू वर्क ऑन इट। तो जब हम हीट सप्लाई कर देते हम उस पर वर्क कर देते, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हीट सप्लाई करते उस पर हम वर्क कर देते। हाँ, अगर हमने वर्क करना है तो हमने हीट देना है। अगर हम हीट देते तो ज़रूरी नहीं कि वो वर्क कर रहे हैं ना। तो हाँ, ये अब है कि हम अगर व्हेन वी डू वर्क ऑन ए बॉडी, अगर हमने एक बॉडी पे वर्क करना हो तो हम उसको हीट सप्लाई कर देते हैं। ये ऊपर वाला ए वाला ऑप्शन आप वो भी ले सकते हो ना, जिस तरह वो जो पहले एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि आइसोकोरिक प्रोसेस, तो उसमें अगर हम हीट सप्लाई भी कर दें उसमें वर्क डन नहीं होती ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, तो इसका भी वो रिलेशन नहीं बनता जेम्स जॉल स्टेटमेंट से। तो द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय डूइंग वर्क ऑन इट, ये भी ज़रूरी नहीं है। एंड हीट एंड वर्क आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल, और ये भी गलत है क्योंकि हीट एंड वर्क आर कन्वर्टेबल,
हीट को आप वर्क में, वर्क को हीट में आप कर सकते हो। तो ये आपके पास ये स्टेटमेंट भी ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो इसके बाद फिर है 23 नंबर। तो 23 भी आप डायरेक्टली, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपके एक्सपीरियंस है, मतलब आपने पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये भी डायरेक्टली आप ही कर सकते हो। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देयर शुड बी इंक्रीज इन, अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देयर शुड बी इंक्रीज इन, तो अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना है तो ये आपके पास मतलब कौन सी चीज़ इंक्रीज होगी कि आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करना होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके पास ये एक आपके पास प्लेट्स है दो, तो यहाँ से आपके पास रेज आ रहे, इंसिडेंट रेज, इसका अपने एक वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन मतलब वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल। इस मेटल के शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने को उसके लिए मिनिमम कितनी एनर्जी है, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है HF। तो इंसिडेंट रे जब आती है तो उसमें से ये निकाल लेते हैं। अगर इसकी वर्क फंक्शन सपोज 5 जूल है और यहाँ पर इंसिडेंट रे 10 जूल आ रही है, तो 10 जूल 5 जूल उसमें यूज़ हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, और बाकी जो 5 बचते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक अपोजिट में एक पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। उस पोटेंशियल का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम से ज़रा स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस कि हमने उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, उस इलेक्ट्रॉन की मोशन को रोकना है, स्टॉप करना है या काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, तो उसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये पहले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है, अब हम ये टर्मिनल चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर ये नेगेटिव की तरफ तो नहीं आएगा, वो उसको रोकेगा। तो जब रोकेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कह रहे कि हमने इंक्रीज किया, तो मस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना, तभी हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज किया होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज होगी, HF इंक्रीज होगा, मतलब पहले 10 जूल थे, F आपने इंक्रीज कर दिया, सपोज 15 जूल हुआ, तो ये वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट रहता है मेटल का, तो ये तो वही 5 रहेगा। अगर उसका 5 है तब तो ये 15 है और 5 वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 10। अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इसको अगर आपने स्टॉप करना होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना होगा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है। तो अब आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पर है। अब इस हाँ इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी यहाँ से नंबर ऑफ रेडिएशन जितने इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी, जस्ट इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, उससे एनर्जी नहीं बढ़ती, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज विद इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये गलत है, ये नहीं। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इंक्रीज करने से आपके पास एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि HF की जगह हम यही लिख सकते हैं ना, hc/λ। तो जितना लैम्डा इंक्रीज होगा तो उतनी जो एनर्जी है वो E क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। E इज इक्वल टू HF। तो E इज इक्वल टू HF में आप c/λ पुट करो, तो लैम्डा इंक्रीज करने से एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो वेवलेंथ डिक्रीज होने से फिर आपके पास एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ उसने कहा कि व्हाट शुड बी इंक्रीज, तो वेवलेंथ इंक्रीज होने से एनर्जी डिक्रीज होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ये करेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज होने से यहाँ पर है E इज इक्वल टू HF। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आपके पास ये C नंबर ऑप्शन है। D ऑप्शन में है कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी बोथ, तो ये गलत है बिल्कुल। तो 24 नंबर को देखो कि इन केस ऑफ जर्मीनियम द वैल्यू पोटेंशियल बैरियर डेवलप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज, तो ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, 0, 0.3, 0.7, 0.9। तो जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट है पोटेंशियल बैरियर, और जर्मीनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। डिप्लीशन रीजन क्या है, तो जब आप एक बनाते हो डायोड शुरू में, तो यहाँ पर P जंक्शन है, यहाँ पर N जंक्शन है। P में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, N में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक लेयर बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके मेजॉरिटी कैरियर को रोकता है, उस बैरियर का नाम है डिप्लीशन रीजन। तो वही डिप्लीशन रीजन जो है या पोटेंशियल बैरियर, तो वो जर्मीनियम के केस में, अगर ये जर्मीनियम से बने हो, जर्मीनियम के केस में ऑटोमेटिकली 0.3 वोल्ट बनती है, और सिलिकॉन के केस में वो 0.7 वोल्ट बनती है।
तो ये आपके पास है 24 नंबर, जो आप फिर से डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ, 25 नंबर MCQ, तो इसको आपने फिर सॉल्व करना है। तो ये आप डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, वैसे हमें डायरेक्टली भी पता चलेगा यार ये इसमें ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं करना, उसमें मैंने नहीं जाना क्योंकि और आपके लिए और भी मुश्किल कि आपको कैसे पता कि ए है। तो वो इस वजह से कि मिनिमम रेंज भी ये जो रिजल्ट है वो मिनिमम रेंज नहीं है, तो मतलब 2 पाई नहीं है, क्योंकि मिनिमम रेंज 2 पाई पे आते हैं। पाइथागोरस अप्लाई नहीं होता, पाइथागोरस अप्लाई हमेशा 90 पे अप्लाई होता है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन या ए या डी है, लेकिन मतलब उसका एंगल तो कुछ ना कुछ वो आएगा, तो वो जहन में आप करके पता चल जाता है कि π/4 है। लेकिन ए, बी और सी नहीं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम और वो ये 2 वेक्टर्स गिवन है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये रिजल्ट नहीं आता, तो मतलब 90 डिग्री नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे के जो गिवन है वेक्टर्स, इसको तो एक दूसरे से माइनस कर दो, ये रिजल्ट नहीं आता, तो मतलब इसमें 180 डिग्री भी नहीं है। 180 डिग्री तो तब आएगा जब इसमें माइनस करके, क्योंकि मिनिमम रेंज एट 180 डिग्री, ए माइनस बी 180 डिग्री पे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट 90 डिग्री, तो ये उस पर अप्लाई नहीं होता, तो बी और सी नहीं है, तो फिर ए या डी ऑप्शन बचता है। तो हाँ, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो अब आपका ये देखो ना 4-5 MCQ पे आपका टाइम ही नहीं लगेगा, तो फिर आपने इस एक पे टाइम लगाना है। तो फार्मूला इसका पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आर। तो आर आपको गिवन है रिजल्ट f/√10, ए गिवन है 2f, तो इस पर मैंने होल स्क्वायर, बी गिवन है √2f होल स्क्वायर में लिखे, ए की जगह वैल्यू, बी की जगह वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमने थीटा निकालने। √, मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर लो, तो f की जगह स्क्वायर और 10 पे स्क्वायर लो तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह बस ये आप सॉल्व करके ये वाले आ जाएंगे। तो फिर 4f², 2f², 6x², 6f², इसको इस साइड पे लेके आओ तो -6f² हो जाएगा, और ये अपनी जगह। फिर ये 4f² हो जाएगा, यहाँ पर ये 4√2f² है, 4 कैंसिल, f² कैंसिल, तो √2 पे दोनों साइड डिवाइड करो, 1/√2 cos थीटा। थीटा अपनी जगह cos इनवर्स 1/√2 किस चीज़ के इक्वल है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है? आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो किस तरह मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करोगे? तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो पाई डिवाइड बाय 180, तो क्या आता है इससे π/4 आएगा। और यहाँ से ए ऑप्शन में आप ये भी देख सकते हो कि π/4 ये कौन सा एंगल है, तो पाई में 180 पुट करो, 180 डिवाइड बाय 4, तो वही 45 डिग्री आएगा। हाँ, फिर 26 नंबर है, इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अप्लाई कर सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें ये मेंशन नहीं है और ना इसमें वो केस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या ये एडियाबेटिक, ये कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इस आइसोथर्मल में जो इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, और आपके पास जो दूसरा जो है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक में आपके पास हीट इंटरलीव नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोसेस नहीं है, ये एक जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अप्लाई होते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली जहन में भी कर सकते हो, तो जहन में बहुत आसान है। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन ए गैस, ऑन ए गैस पे हमने गैस पे वर्क डन कर दिया, मतलब ऑन ए गैस मीन्स के कंप्रेस कर दिया, तो 20 जूल वर्क डन हमने कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो उसमें से 20 जूल जब हमने वर्क डन, तो उसका 20 जूल तो या निकलना चाहिए या 20 जूल उसके इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें 20 जूल इंटरनल एनर्जी या 20 जूल निकलने की बजाय उसमें से 40 जूल एनर्जी निकल गई है। तो मतलब आपने 20 जूल वर्डन किया, उसमें से निकला कितना? 40 जूल। तो ये 20 जूल आपने वर्डन के ये मिला के और अपने साथ इंटरनल एनर्जी का भी 20 जूल निकाल दिया, क्योंकि 40 जूल है ना, निकाल दिया है। तो जो इंटरनल एनर्जी थी उसमें से भी 20 जूल निकाल दिया, और पहले से इंटरनल एनर्जी अगर 70 थी और अब उस आपकी वर्क से 20 जूल उस इंटरनल एनर्जी में से भी निकाल दिया है, तो आपके पास जो नेट रहेगा वो कितना रहेगा? 50 जूल रहेगा। देखो ना दोबारा से कि 20 जूल वर्डन हमने एक गैस पे कर दिया, तो उस सिस्टम में पहले से 70 जूल एनर्जी थी, लेकिन उसमें से 40 जूल निकल गई है, तो 40 जूल निकल गई है, तो मतलब वो 20 जूल तो आपने कर दिया ना, तो वो भी निकल गया, और साथ में इंटरनल एनर्जी में से भी 20 जूल निकाल दिया, क्योंकि टोटल 40 जूल निकली। अगर ये इस तरह होता कि 20 जूल वर्डन के 20 जूल निकल गया है, तो फिर ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, बस जितनी इंटरनल एनर्जी थी वही रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर 20 जूल वर्क करने से 40 जूल निकल गई है, तो आपने साथ 20 जूल मजीद निकाल दी है, तो मतलब अगर 70 पहले से थी तो अब फाइनल कितनी होगी? तो 50 हो जाएगी। दूसरा, इसके लिए फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आप ये फार्मूला भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो, डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। हाँ, वर्डन ऑन ए सिस्टम है, तो आपके पास हीट, हाँ हीट निकल गया है, तो निकल गया तो उस हीट के साथ माइनस आएगा। दूसरी बात, वर्डन ऑन ए सिस्टम है, तो ऑन द सिस्टम के लिए फिजिक्स में हम माइनस लिखते हैं उस वर्डन के लिए जो हम कंप्रेस करते हैं,
तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपने फाइंड करनी है, इनिशियल 70 है, वर्क डन 40 है, सॉरी 20 है, हीट कितना निकल गया है 40, ये माइनस क्यों, क्योंकि वो हीट निकल गया है, माइनस क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन ए सिस्टम है, बाय सिस्टम के लिए पॉजिटिव आता है। तो ये आप इस सॉल्व करके फिर भी 50 जूल आएगी, लेकिन आपने सॉल्व नहीं करा, मैंने वही बात की ना कि जनरल है 40, आपने 20 जूल वर्क डन किया, 40 निकल गया और पहले से 70 था, तो पहले से 70 था, आपने 20 जूल वर्क डन किया तो उस 20 ने अपने साथ और भी 20 निकाल दिया, तो 40 निकाल दिया, तो मतलब आपके पास कितना बच गया, 40 बच गए, सॉरी 50 बच गए। हाँ 28 नंबर MCQ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें है लास्ट MCQ है, वीडियो बढ़ गई है 20 मिनट से, तो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर देता हूँ कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द समिट पॉइंट इज़, तो T=2g। बस मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो बढ़ गई है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 27 से लेकर जितने भी है वहाँ तक सॉल्व कर दूँगा 40 तक। तो आज के लिए इतना ही। आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मस्त सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैंने आगे वीडियोस बनानी है, सिर्फ इस इंटरटेस्ट वाले का नहीं, मैंने दरमियान में ये भी बताना है कि आपने इंटरटेस्ट कैसे सॉल्व करना है, अपने प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, तो आपने कैसे ईटा क्लियर करना है। तो ये हमारी तो एक्सपीरियंस है 4-5 साल से स्टूडेंट्स को बता के पढ़ा रहे, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आप तो वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजेस में है, तो इतनी एक्सपीरियंस है कि वो तो हमें फिर फीडबैक देखते हैं ना कि हमने किस तरह हैंडल किया था, तो वो सब एक्सपीरियंस मिला कि मतलब 1000 से ज़्यादा होंगे, 500-400 तक होंगे, तो उन सब की वो हमारे साथ एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर की है, उस स्टूडेंट्स ने, तो हम वही आपको बताएंगे कि आपने मतलब प्रैक्टिकली हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली उन स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, तो वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आपने कैसे हैंडल करना है, और वीडियोस बनानी है कि आपने किस तरह आपने MCQ सॉल्व करने हैं, ट्रिक्स कैसे आपने समझने हैं, दूसरी बात ही टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये इम्पोर्टेंट मोटी बातें हैं। दूसरी बात ये कि मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट मस्ट जिसमें से MCQ आते हैं 2-2, 3-3 मतलब प्रोजेक्टाइल, डायमेंशंस, हाफ लाइफ, तो इन सब को मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आपके लिए इसकी वीडियोस बनाऊंगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। वस्सलाम। दुआओं में मस्ट याद करना, मुझे जो मेरे अपने स्टूडेंट हो तो मुझे जानते हैं, मतलब वो अपने स्टूडेंट मीन्स के उसने मुझसे पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने मुझसे नहीं पढ़ा, तो वो भी मैं अगर उसने मेरी वीडियो देखे तो वो भी मेरे स्टूडेंट्स बन गए हैं। तो मैं अक्सर के तो मेरे स्टूडेंट्स ये मतलब नहीं है कि जिसको मैंने पढ़ाया है वही, तो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहो, कहीं पर भी रहो, आप खुश रहो, कामयाब रहो, और मेरे लिए भी दुआ करते। तो वस्सलाम।